आज का हमारा टॉपिक है मिक्स पोटेंशियल थ्योरी, जिससे पहले हम देखेंगे टेफल इक्वेशंस, लो फील्ड अप्रोक्सीमेशन और कुछ इंपॉर्टेंट कैथोडिक रिएक्शन, और उसके बाद हम चलेंगे मिक्स पोटेंशियल थ्योरी के कॉन्सेप्ट की तरफ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका ट्यूटर मोहम्मद जुनैद अंजुम और आज हमारा मेन टॉपिक है मिक्स पोटेंशियल थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं टेफल इक्वेशन से। जिस तरह कि हमने बटलर वार्मर इक्वेशन लास्ट टाइम हमने जब पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि हमारा ओवर पोटेंशियल जो है वो 50 मिली वोल्ट से कम होना चाहिए। लेकिन जब हमारा पोटेंशियल ओवर पोटेंशियल 50 मिली वोल्ट से ज़्यादा होगा तो हमारी जो बटलर वार्मर इक्वेशन होगी वो सिंप्लीफाई होके ये फॉर्म ले लेगी, जिसमें हमारा जो ओवर पोटेंशियल है वो इसके बराबर आएगा। ये जो है हमारे पास इक्वेशन बेसिकली कहलाती है टेफल इक्वेशन। तो इसमें जो बीटा ए है बेसिकली ये एनोडिक स्लोप है, जिसकी वैल्यू हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो अगर हमारे पास टेफल काइनेटिक्स हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें हमने एक कंसिडरेशन रखनी होती है कि मास ट्रांसफ़र जो है वो नहीं हो रहा। अगर हमारा मास ट्रांसफ़र नहीं हो रहा तो उस वक़्त हमारे पास टेफल इक्वेशन जो कि इससे या इसको फॉलो करेगी, जो भी काइनेटिक्स, वो हमें एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन देगी हमारे रिएक्शन की। इसके बाद है लो फील्ड अप्रोक्सीमेशन। कहते हैं कि बटलर वार्मर इक्वेशन जो है उसको हम लीनियर राइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक टेफल कर्व्स है, तो हमारे पास जो आपका रिवर्सिबल पोटेंशियल है उसके करीब करीब हम इस इक्वेशन को लीनियरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हम उसको लीनियरली रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास जो ओवरऑल रिएक्शन होगा वो इसके बराबर होगा, क्योंकि नियर रिवर्सिबल पोटेंशियल अगर हम ओवर पोटेंशियल कर रहे हैं एनोडिक साइड पर, और हमने कहा था कि 50 मिली वोल्ट से ज़्यादा है, और फॉर एग्जांपल ये है अप टू 90 to 100 मिली वोल्ट्स, तो इसके दरमियान हम अप्रोक्सीमेशन जो कर सकते हैं उसको हम लो फील्ड अप्रोक्सीमेशन भी कह सकते हैं। मोस्टली हम कह सकते हैं कि 50 to 100 आप कह लें, जिसमें नॉर्मली बंदा 70 मिली वोल्ट्स के ऊपर भी प्लस माइनस कर रहा होता है। तो उसमें अगर हम देखें, जो हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा होता है आपके इलेक्ट्रोड के इंटरफेस पे, जिसकी वजह से हमारे पास ये दो प्लेन्स बनते हैं, इनर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन और आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन। तो इसके दौरान हमने देखा था जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप है वो लीनियर होता है। अगर ये लीनियर है तो हमारे पास इस रीजन में बिहेवियर कौन सा होगा, ओहमिक होगा, यानी कि V = IR का रिलेशन वैलिड कहलाएगा। तो अगर मैं इधर से I को सेपरेट कर लूँ तो मेरे पास इक्वेशन ये बन जाएगी। मैं कह लूँ कि I मेरी करंट डेंसिटी है, V मेरा ओवर पोटेंशियल है, तो उस वक्त की जो हमारी रेजिस्टेंस होगी वो बेसिकली पोलराइजेशन रेजिस्टेंस कहलाएगी, यानी कि आपको अपने इलेक्ट्रोड को पोलराइज करने के लिए कितनी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, जिसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करके इस तरह लिख सकते हैं। अब अगर हम आगे चलें और मल्टी स्टेप रिएक्शंस की तरफ चलें, क्योंकि आपका क्रोजन रिएक्शन जो है वो कोई एक स्टेप में नहीं हो रहा था, बल्कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। अगर हम उसको देखें और हम कहें कि जो हमारे पास आपका ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट है, यानी कि जो आपका रिएक्शन ट्रांसफ़र हो रहा है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है एनोडिक साइड, या आपका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है उसका कैथोडिक साइड, उसको हम ए से या अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास जो टोटल सम होगा वो इसके बराबर आएगा, जिसमें एन जो है बेसिकली नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ओवरऑल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। वी जो है स्टिकोमेट्रिक रेशियो है जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे डिपेंड करता है। इसकी वैल्यू ये भी इस पर भी डिपेंड करेगी कि आपका टोटल ओवरऑल जितना भी क्रोजन का रिएक्शन है उसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कितनी दफ़ा अपीयर हुआ है। तो अगर हम इस रिलेशन से अगर हम करंट एनोडिक करंट निकालें तो उसकी वैल्यू ये निकलेगी। और मतलब इसके लिहाज से अगर हम टेफल इक्वेशंस को देखें तो टेफल इक्वेशन की जो एनोडिक स्लोप होगी वो इस रिलेशन से निकलेगी। तो यहाँ आपने ये बात जहन में रखनी है कि हम कोई सा एक कर्व ले रहे हैं जो कि हमारे पास एनोडिक साइड की, हम उससे जो है ना अपना करंट डेंसिटी मालूम कर रहे हैं, यानी कि हम किसी भी ब्रांच से करंट डेंसिटी मालूम कर सकते हैं, या तो हम कैथोडिक साइड से भी कर सकते हैं, एनोडिक साइड से भी, डिपेंड करता है कि हम ओवर पोटेंशियल कहाँ दे रहे हैं। लेकिन इस बात को अगर हम देखें कि हम एनोडिक पे ही क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि
एनोडिक डायरेक्शन में हम जाएंगे तो हमारी क्रोजन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, अदरवाइज तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा। और जब ये रिलीज नहीं करेगा तो मीन कोई कैथोडिक रिएक्शन भी कहीं कंज्यूम नहीं हो रहा होगा। तो हम इस लिहाज से हम इसको देख रहे हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारी सरफेस के ऊपर चेंज क्या आ रही है। अब अगर हम उस मल्टी स्टेप रिएक्शंस की तरफ से जाके देखें, और हमने कहा था कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो रिएक्शन है वो किस तरह का होगा। तो हमारे पास काफ़ी सारे प्रपोज्ड आइडियाज़ थे। फॉर एग्जांपल अगर कैथोडिक रिएक्शन हम देखें जो कि हाइड्रोजन एवोल्यूशन रिएक्शन है, और हम कहें कि ओवरऑल रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है, लेकिन मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन को डिवाइड किया। इस तरह के वॉल्मर ने कहा कि पहले हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके आपकी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद फिर ये दो एड्जॉर्ब हाइड्रोजन मिलकर एक हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बनाती है, ये टेफल ने कहा। फिर हॉर्वस्की आया जिसने कहा कि ये दोनों काम बैक वक्त हो रहे होते हैं और ये ओवरऑल रिएक्शन होता है। तो वॉल्मर के लिहाज से ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, टेफल के लिहाज से ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, और हॉर्वस्की के लिहाज से ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने इसको किस पर्सपेक्टिव से देखा है। अब आगे हम चलते हैं मिक्स पोटेंशियल थ्योरी। मिक्स पोटेंशियल थ्योरी से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है। अभी तक हम देख रहे थे कि एक इलेक्ट्रोड है और उसके ऊपर एक रिएक्शन हो रहा है, ये उसका एनोडिक और ये उसका कैथोडिक। लेकिन हमने जो रिएक्शन मिक्स पोटेंशियल है वो क्या बताता है कि फॉर एग्जांपल हमारी मेटल के ऑक्सीडेशन के नतीजे में जो हमने कहा था जो हमारा कैथोडिक रिएक्शन है वो हाइड्रोजन एवोल्यूशन रिएक्शन है। तो हम इन दोनों की जो एडवांस डायग्राम्स हैं उनको मिलाते हैं कि फॉर एग्जांपल जो हमारा इसका एनोडिक रीजन है, जो हमारा हाइड्रोजन एवोल्यूशन रिएक्शन है, उसका जो कैथोडिक रीजन है, हम देखते हैं वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करता है उसके कोरिस्पोंडिंग जो हमारी क्रोजन पोटेंशियल होता है उसको हम क्रोजन पोटेंशियल बोलते हैं, और उसके कोरिस्पोंडिंग जो करंट होता है उसको हम क्रोजन करंट डेंसिटी बोलते हैं। तो इस तरह से हम बेसिकली क्रोजन करंट डेंसिटी या क्रोजन करंट निकालते हैं। अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारी आई क्रोजन की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होती, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। इसी तरह हमारे पास इसका भी कोई ना कोई पोटेंशियल होता है। लेकिन अगर हम करंट के लिहाज से बात करें तो करंट तो ओवरऑल एनोडिक एंड कैथोडिक करंट का सम ज़ीरो ही होगा। अगर हम एरिया को इन्वॉल्व कर लेंगे तो ये करंट डेंसिटी बन जाएगी। तो मिक्स पोटेंशियल बेसिकली क्या कर रहा होता है, आपके दो डिफरेंट रिएक्शंस के पोटेंशियल्स को आपस में मिलाता है और फिर देखता है कि आपका रिएक्शन इसके लिहाज से और इसके लिहाज से जो कि एक सिस्टम में हो रहे हैं, तो आपके दोनों पोटेंशियल के लिहाज से आपका ओवरऑल पोटेंशियल और आपके ओवरऑल करंट क्या बनेगा उस मेटल का। रेट ऑफ एनोडिक रिएक्शन जो क्रोजन पोटेंशियल पर हो रहा है उसके बेसिकली क्रोजन रेट कहलाता है, जिसको हम क्रोजन करंट डेंसिटी भी कहते हैं। क्रोजन करंट है ये आपके हाइड्रोजन एवोल्यूशन रिएक्शन और इसके जो एनोडिक रिएक्शन है मेटल रेजोल्यूशन रिएक्शन, उसके दरमियान कहीं इसकी पोटेंशियल की वैल्यू लाई करती है। इसके बाद अगर हम वैगनर ट्रॉड इक्वेशन के तरफ देखें और हम इसकी क्या कहते हैं डेरिवेशन की तरफ ज़्यादा ना जाएं और हम कहें कि फॉर एग्जांपल ये सिंपल सा हम इस इक्वेशन को कहें कि ये हमारी इक्वेशन है, तो इसकी बुनियाद के ऊपर हम देखें तो हमने पहले भी बात की थी कि जब हम इसको ज़ीरो की तरफ जाएंगे तो हमारा ये जो कर्व है ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये वाला भी कर्व इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो जाहिर बात है वो यहाँ कहीं ना कहीं इन्फिनिटी की तरफ जाते हुए महसूस होंगे। तो अगर हम इन लाइंस का एक्स्ट्रापोलेट करें, इन लाइंस को, और इस लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करें तो बेसिकली ये कहीं जाके आपके हाइड्रोजन पोटेंशियल के साथ मिल जाएगी और ये उस पोटेंशियल से मिलेगी जहां आप मेटल के डेसोल्यूशन का पोटेंशियल है। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं बेसिकली वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, क्रोजन करंट डेंसिटी कहलाती है, और उसके कोरिस्पोंडिंग जो पोटेंशियल होता है वो हमारा क्रोजन पोटेंशियल कहलाता है। ये ऐसे देख के तो पता नहीं लग जाएगा कि भाई ये क्या, और आपको ये एक्स्ट्रापोलेट करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर वगैरह आप यूज़ करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर में बेसिकली ये वाली इक्वेशन हम इस्तेमाल करते हैं जिसका वो नॉन लीनियर स्क्वायर फुट फिट जो है उसके ऊपर अप्लाई करता है और आपको
इक्वेशन, आइक्वेशन, कैथोडिक स्लोप और एनोडिक स्लोप आपको वहाँ से ऑब्टेन्ड हो जाती है। इस चीज़ को जब हम फिट करते हैं, हम एक बात एज्यूम करते हैं कि आपका जो कर्व है वो प्योर टेफल बिहेवियर शो करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपने नई चीज़ सीखी होगी, जिसमें आपने लो फील्ड अप्रोक्सीमेशन भी चेक की। लो फील्ड अप्रोक्सीमेशन हम जब कर रहे थे जब हमारे पास रिएक्शन चार्ज ट्रांसफ़र कंट्रोल में था और मास ट्रांसफ़र कुछ भी नहीं हो रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि अगले लेक्चर के लिए आप हमारे साथ रहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, क्योंकि जिस तरतीब से मैं बता रहा हूँ वो कोई भी नहीं बता रहा।